दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार खबरों में बना हुआ है। आज भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक बड़ा एमओयू साइन किया है। ये एमओयू किसके साथ में साइन किया है और यहाँ पे इस एमओयू का क्या फायदा होने वाला है यस बैंक को, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप देखें तो आज यस बैंक के स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह यह थी कि आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और इस नतीजा ये रहा कि यस बैंक के स्टॉक में भी हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो यस बैंक का स्टॉक यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, लगातार खबरों में बना हुआ है। कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बड़ी होटल को नीलाम करने जा रही है यस बैंक, यानी अपने पुराने कर्ज को रिकवर करने की हर भरसक कोशिश की जा रही है यस बैंक की तरफ से। मैनेजमेंट लगातार मेहनत कर रहा है और नतीजे भी हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक का स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेटेड मोड में है और जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना भी बन सकती है। एक बार इसको 20 को क्रॉस करने दे तो फिर ये तेजी के साथ आगे जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा इसमें वेट के करना ही होगा। इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यस बैंक के स्टॉक के अंदर काफी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, उनको लग रहा है कि जल्दी तेजी क्यों नहीं आ रही है, लेकिन एक समय होता है हर स्टॉक का। आपने देखा होगा आईटीसी बहुत समय तक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन लोग उसमें बढ़ने रहे तो उनको फायदा हुआ। ऐसे ही आपको थोड़ा सा वेट तो करना होगा। अगर हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस करें तो 16.75 पर स्टॉक ओपन हुआ, 16.50 का लो भी बना और दिन में 17.20 का हाई भी बना है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी। कल भी लगभग 17.5 तक जाके स्टॉक आया था वापस। लास्ट में जो क्लोजिंग रही वो 16.75 पर रही, जहाँ पे 0.60% की हमने तेजी देखी। आज बैंकिंग शेयरों में दबाव था काफ़ी। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 14 करोड़ का वॉल्यूम है। तो कल से थोड़ा वॉल्यूम कम है, लेकिन पिछले महीने से तुलना करें तो वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा है। वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था आज भी, कल भी यस बैंक 4 पे था, आज भी है। तो पूरे बाजार में अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसका कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी 50 17,655 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.06 की मामूली सी गिरावट थी, यानी कहने को फ्लैट क्लोजिंग जैसी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 39,666 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने देखा है कि 0.35% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3048 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.51% की हमने तेजी देखी, यानी सरकारी बैंकों में आधा प्रतिशत की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,350 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.47% की गिरावट देखी, यानी सरकारी बैंकों में तो आधा प्रतिशत की तेजी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में आधा प्रतिशत की गिरावट थी। उसके बावजूद भी लगभग आधा प्रतिशत की तेजी हमने यस बैंक में देखी है, जो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे चलते हम गुड न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुजरात की गिफ्ट सिटी के साथ में यहाँ पे यस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है। यहाँ पे गिफ्ट सिटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने यस बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया है। यह एमओयू गिफ्ट सिटी के फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के ध्यान में रखकर किया गया है। एमओयू पर गिफ्ट सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ तपन रे और यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि गिफ्ट सिटी भारत का पहला स्मार्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। और आप देख सकते हो इस एमओयू के तहत गिफ्ट सिटी और यस बैंक ने फिनटेक इनोवेशन और फिनटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के अलावा बढ़ावा देने, समर्थन करने के लिए फिनटेक एक्सीलरेटर की योजना भी बना दी है। इसके अलावा इस एमओयू में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम को संचालन करना, गिफ्ट सिटी को भारत में एक फिनटेक हब के रूप में आगे लेके जाना और भारत में मौजूद अवसरों को बुलाने के लिए फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन के इच्छुक युवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी के फिनटेक सिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाने, गिफ्ट सिटी को भारत के फिनटेक हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए रोड शो करने, सेमिनार करने और नॉलेज सीरीज, वेबिनार और या फिर कॉन्फ्रेंस करने के अलावा गिफ्ट सिटी और यस बैंक आपस में सहयोग के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से आप देखें यहाँ पे गिफ्ट सिटी के लिए भी एक नया आयाम मिलने वाला है और साथ में यस बैंक को उसका बिजनेस मिलने वाला है। कुल मिला के ये एमओयू दोनों के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे इस एमओयू के मौके पे एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि यस बैंक की आईएफएससी बैंकिंग यूनिट यानी आईबीयू गिफ्ट सिटी के साथ में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बेहद खुश है। यस बैंक अक्टूबर 2015 में गिफ्ट आईएफसी खोलने वाला पहला बैंक था। बैंक ने बैलेंस शीट और इंटरएक्चुअल कैपिटल के साथ में अपनी आईबीयू फ्रेंचाइज के विस्तार में लगातार निवेश किया है। गिफ्ट सिटी के विश्व के स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप व इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए रणनीतिक पहल करने पर हम गिफ्ट सिटी के साथ सहयोग करने के लिए बेहद ही ज़्यादा उत्सुक है और खुश है। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं, हर तरह के बिजनेस। चाहे आप देखो तो नई से नई टेक्नोलॉजी को
आजमाने का तरीका हो वो यस बैंक कर रही है। उसका मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है, एक भी मौका वो हाथ से नहीं छोड़ रहे और ये आने वाले समय में यस बैंक के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यस बैंक की सेहत में बहुत जल्द सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यस बैंक आने वाले समय में जिस तरह से लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय होगा जब इंडिया की टॉप 10 अच्छी बैंकों में आ सकती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेंगलोर में स्थित रिट्स कैल्ट्रॉन होटल, उसके ऊपर भी यस बैंक ने कब्जे की तैयारी कर ली है, क्योंकि जो कर्ज लिया गया था वो कर्ज चुकाया नहीं गया। तो ये नितेश ग्रुप शेट्टी की तरफ से ये जो होटल बनाई गई थी और काफ़ी मुसीबत में चल रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, फंड की कमी चल रही है, ऐसे में जो पैसे बकाए वो दे नहीं पा रहे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक ने यहाँ पे इनको नोटिस भेजा था और इस नोटिस के तहत उनको पैसे बकाया चुकाने के लिए टाइम दिया गया था। उस टाइम के दौरान उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए और इसीलिए अब वो यस बैंक कभी भी इसके ऊपर होटल पे कब्जा कर सकते हैं और किसी और बायर को ये होटल बेच सकते हैं और अपना जो बकाया रकम है उसको वो रिकवर कर सकते हैं। कुल मिला के आप देख सकते हो कि यस बैंक की जो ये स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी मजबूत है और रंग ला रही है, लगातार रिकवरी भी हो रही है। इससे पहले बहुत सारे बड़े बड़े जो इनके जो डिफ़ॉल्टर थे उनके सब पास से भी उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी किया है। तो ये बहुत सारी बातें जो यस बैंक को दूसरों से हटकर बता रही है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें, यहाँ पे यस बैंक को लेकर टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि लॉन्ग टर्म में यस बैंक के शेयर 10 रुपये से लेके 18 से 19 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अगर ये 10-20 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल लेकर चले तो लंबे समय में ये शेयर ऊपर नहीं निकल पाएगा, यानी इसको ये लेवल तोड़ना ही होगा। श्रीवास्तव ने कहा यस बैंक के शेयर अगर 20 रुपीज़ के ब्रेकआउट को पार कर लेते हैं तो इसमें तेजी आने की उम्मीद जागती है। श्रीवास्तव ने कहा यह भी कहा है कि आने वाले 12 महीने में ये 20 के ऊपर रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ऊपर जाने की फिलहाल चांस नहीं। तो उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी भी ये 20 के नीचे ही ट्रेड करेगा और जब तक 20 को पार नहीं करेगा तो इसमें बड़ी तेजी नहीं आ सकती। तो ये तो टेक्निकल इंडिकेटर की बातें हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर ये निकल के भी आ रही है कि जल्दी बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट कह रही है कि इस बार जो फेस्टिवल सीजन है वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और लोगों के जिस तरह से अभी खरीदने की शक्ति बढ़ी है और लोग इस समय लोन लेना पसंद कर रहे हैं, होम लोन स्पेशली, पर्सनल लोन, सारे के सारे लोन लेने बैंकों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं। और रिजर्व बैंक की जो डाटा है वो भी ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इस बार लोगों की परचेज पावर बढ़ने लगी है और लोग इसलिए लोन लेने लगे, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। तो इससे बैंकिंग शेयरों की सेहत में सुधार होगा और उनके कारोबार में वृद्धि होगी। ये सारी बातें हैं जो यस बैंक के लिए एक मजबूत संकेत निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक और अच्छी बात निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार नीचे आ रही है। इस तरह से अगर आप देखें तो जो मंदी का दौर आने वाला था इंडिया में, उसके आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। आप देख सकते हो WTI क्रूड फिलहाल 87.90 पर जहाँ पे 1.19% की मामूली सी तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 94.11 पर जहाँ पे 1.70% की गिरावट है। तो ब्रेंट क्रूड काफ़ी नीचे आ गया है और ऐसे में हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले समय पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो और अगर प्राइस कम होगी तो सारी कमोडिटीज़ की प्राइस गिरेगी और इसीलिए आने वाले समय में कुछ अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर शुरू होता है तो 16.10 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो 15.55 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 14.90 तक जा सकता है। वैसे आप देख लो कि 15 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो चुकी है। ऊपर की तरफ मूव करने पे आप देख सकते हो 17.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे आज इंट्राडे में 17.20 तक स्टॉक जाके आया है। सेकंड 17.95 का, इसको पार कर लिया फिर 18.50 तक स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल अभी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक 12.5-13 की रेंज को तोड़ के 16.5-17 की रेंज में आया है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये 20 को भी क्रॉस कर जाएगा। लगातार अच्छी तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लगातार गुड न्यूज आ रही है, तो इसका फायदा तो देखने को मिलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।